is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 20 जुलाई 1969 को दो इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ये 20वीं सदी का एक निर्णायक मोमेंट था। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ज़्यादातर लोग अक्सर इस कहानी की बारीक डिटेल्स को छोड़ देते हैं जिसने वास्तव में इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। आप 30,000 फीट ऊपर चांद के सरफेस पे हुए कंप्यूटर फेलियर के बारे में नहीं जानते होंगे। वो 15 सेकंड जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को लाइफ और डेथ की सिचुएशन में खड़ा कर दिया। वो पेन जिसने हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा के लिए चंद्रमा पर फंसे रहने से बचाया, यहाँ तक कि अपोलो 11 के साथ पृथ्वी पर वापसी के 11वें घंटे में एक डिज़ास्टर होते होते बच गया। आज हम आपको सुनाएंगे अपोलो 11 लैंडिंग की रियल कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। 1961 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू किए गए अपोलो प्रोग्राम का मोटिव उस दशक के एंड तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजना और उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना था। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है, वहां से 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च कराया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन के अलावा माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल का संचालन कर रहे थे जिसको मून को ऑर्बिट करना था। वहीं लूनर मॉड्यूल को चांद के सरफेस पे उतरना था। 4 दिन बाद 20 जुलाई को ईगल नाम का लूनर मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगा। दुनिया के करीब 600 मिलियन लोगों ने अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग को अपनी टीवी स्क्रीन से देखा, पर यह सब उतना आसान था नहीं। चांद के 30,000 फीट ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन का टारगेटेड जगह लैंड होने का फुल प्रूफ प्लान खिड़की के बाहर जाते हुए नजर आया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बज ऑल्ड्रिन को बोलते हैं, आई थिंक वी आर कमिंग इन अ लिटिल लॉन्ग। इसका मतलब है कि बज और नील जिस मॉड्यूल में बैठे थे वो अपने टाइम से काफ़ी आगे बढ़ रहा था। वे अपने टारगेटेड लैंडिंग साइट को ओवरशूट करने जा रहे थे। इनिशियली उनकी टारगेटेड साइट थी द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो अपने परफेक्टली फ्लैट और स्मूथ सतह की वजह से चूज की गई थी, पर इस साइट पर लैंड करना मुश्किल नज़र आ रहा था। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस सिचुएशन को देखते हुए अपने मैप को देखकर एक क्विक कैलकुलेशन की और अपनी छोटी विंडो से बाहर देखा तो पता चला कि वो अपने टारगेट से 3 मील दूर जा रहे थे। वो अब एक बड़े क्रेटर की ओर बढ़ रहे थे और उनकी गलत लैंडिंग का परिणाम इस मिशन का पूरी तरह से फेलियर हो सकता था और बज, नील और माइकल कॉलिंस की चांद पे जान भी जा सकती थी। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी समझ दिखाकर लैंडर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। नील ने बाद के इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने अपने स्पेसशिप को उसी तरह उड़ाना शुरू किया जैसे वो हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। जिस समय ये सब हो रहा था तभी उनके लूनर लैंडर के कॉकपिट से लाल फ्लैशलाइट और अलार्म की आवाज़ आने लगी। वहाँ पे 3 कम तकनीकी वाली डिस्प्ले स्क्रीन थी और हर एक प्रोग्राम में 1202 वाला अलार्म बज रहा था। ये अलार्म कोड पृथ्वी पर उनके किसी भी लैंडिंग सिमुलेशन में कभी नहीं आया था। ऐसे में वो हड़बड़ाई नहीं और शांत रहे और नासा को वापस रेडियो पर पूछा कि समस्या क्या है। जवाब में नासा का रिप्लाई था, रॉजर, गॉट यू, वी आर गो ऑन दैट अलार्म। जवाब में नासा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। चांद की सतह से लगभग 5,000 फीट ऊपर आर्मस्ट्रॉन्ग क्रेटर और रिच को अवॉइड करने के लिए एक सेफ लैंडिंग स्पॉट ढूंढ रहे थे और वो खुद स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट कर रहे थे। सतह से 100 फीट ऊपर आर्मस्ट्रॉन्ग की आंखें खिड़की पर गड़ी हुई थी। 34 माइल्स पर सेकंड की स्पीड पर उड़ते वक्त नील और ऑल्ड्रिन अभी भी चांद के 100 फीट ऊपर थे और उनके पास सिर्फ 60 सेकंड का फ्यूल टैंक बचा हुआ था। नील और बज ने शांति बनाए रखी और जब आखिरी 30 सेकंड बचे थे तब उन्होंने लैंडर, जिसका नाम ईगल था, वो लैंड कराया। तभी नासा को एक कॉल आया, ट्रैंक्विलिटी बेस हेयर, द ईगल हैज लैंडेड। और जहाँ पे उन्होंने लैंड किया था वो चॉजन साइट से कुछ मील दूर था। आर्मस्ट्रॉन्ग की ओर से किसी भी तरह की हिचकिचाहट स्पेसक्राफ्ट को अनियंत्रित कर सकती थी। तभी नासा ने नील जैसे जीनियस को अपोलो 11 की कमांड सौंपी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक मैसेज नासा को बोला, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के सबसे स्मार्टेस्ट, ब्रेवेस्ट और मोस्ट स्किल्ड पायलट थे। नील और बज के लिए आगे और भी मुश्किलें थी। 2.5 घंटे तक सतह पर इधर उधर घूमने के बाद, चांद के सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये जोड़ी अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस आती है, जहां माइकल कॉलिंस, जिनका भी इस मिशन को सक्सेस बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, वो इंतज़ार कर रहे थे। जब वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ रहे थे तब इसी बीच उन दोनों में से एक स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल पैनल से टकरा गए और स्विच का एक अहम पॉइंट टूट गया। दुर्भाग्य से जो एक स्विच टूट गया था वो सीधे असेंट इंजन से जुड़ा हुआ था, जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी ताकि वो स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट पर वापस जा सके। उन्होंने नासा को इस बारे में कांटेक्ट किया और वो सोच ही रहे थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए।
पर इस टाइम बज़ ऑल्ड्रिन के शाइन करने का टाइम था। बज़ ने अपने किट से एक स्पेस पेन लिया और इसे जो स्विच का पार्ट मिसिंग था वहाँ कनेक्ट कर दिया। यह पूरी तरह से फिट हो गया और ये पेन इनफ था स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल वापस लाने के लिए। उस मिशन पर कुछ भी गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी और अंत में यह ह्यूमन स्किल की जीत पर आ गया। निश्चित रूप से अमेरिकन सरकार भी जानती थी कि एक बड़ी संभावना है कि नील और बज़ इस घटना से कभी वापस घर नहीं आएंगे। राष्ट्रपति निक्सन ने उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव भाषण भी तैयार किया हुआ था जो दुनिया को सुनाया जाएगा अगर नील और बज़ और माइकल कॉलिंस मिशन से वापस नहीं आ पाए तो। लेकिन किस्मत से उन्हें वो लेटर कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये लेटर कुछ ऐसा था। फिर नील और बज़ कमांड मॉड्यूल के साथ फिर से जुड़ गए और यहाँ से पृथ्वी की तरफ वापस आने के लिए उन्होंने तैयारी की। लेकिन अब जो 11th आवर पे घटना होने वाली थी वो पूरे मिशन का सबसे खतरनाक फेलियर हो सकता था। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे थे तब फाइनल प्रोसेस था कि क्रू कैप्सूल को सर्विस मॉड्यूल से डिटैच कर दिया जाए। प्लान था कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद सर्विस मॉड्यूल काफ़ी ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर डिसइंटीग्रेट होकर चला जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर्विस मॉड्यूल का इंजन कहीं नहीं गया और क्रू कैप्सूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे उसकी ट्रैजेक्टरी या रास्ते पे घूमता रहा। दिक्कत ये थी कि वो दोनों आपस में टकरा भी सकते थे और स्पेसक्राफ्ट वहीं नष्ट हो सकता था, पर किस्मत ने एस्ट्रोनॉट्स का साथ अभी भी नहीं छोड़ा। क्रू कैप्सूल सर्विस मॉड्यूल से टकराया नहीं और तीनों मैन अपने घर पृथ्वी पे वापस सेफली आ गए। अपोलो 11 की क्रू को 21 दिन क्वारंटीन में रखा गया ताकि नासा को लगा कि ये कहीं मून से अनवांटेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया या फिर वायरस ना लाए हो। ऐसे अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हुआ था। हमें उम्मीद है आपको इस मिशन के बारे में कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।